डियर्स फ्रेंड्स, स्वागत हमारे चैनल अमित IQ GK में। तो दोस्तों, हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, भारत के सामान्य परिचय पार्ट 1 में हम बात किए हैं भारत के राज्य के विस्तार के बारे में कि भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, उत्तरी क्या है और दक्षिणी बिंदु क्या है। ठीक है, और इसके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में भी बात किए हैं। और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हमने बात किया है कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं, किस देश पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं और कितने किलोमीटर बाउंड्री साझा करते हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सामान्य परिचय पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले भारत के केंद्र शासित प्रदेश और अंडमान निकोबार और श्रीलंका देश के बारे में, और हम बात करने वाले हैं लक्षद्वीप आइलैंड को। इन सभी को हम समझने वाले हैं मैप के थ्रू। ठीक है, तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो पहला जो है जम्मू कश्मीर, जिसकी कैपिटल है श्रीनगर, और दूसरी है लद्दाख, जिसकी कैपिटल है लेह, और तीसरी है चंडीगढ़, जिसकी कैपिटल चंडीगढ़, और चौथी है दिल्ली, जिसकी कैपिटल है नई दिल्ली, और पाँचवीं है दमन द्वीप, जिसकी कैपिटल है दमन, और छठवीं है पुदुचेरी, जिसकी कैपिटल पुदुचेरी ही है, और सातवीं है अंडमान निकोबार, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, और लास्ट 8वीं लक्षद्वीप, जिसकी कैपिटल है कवरत्ती। ठीक है, तो अगर इससे हम बात कर ले कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश हमारा लद्दाख है। ठीक है, और सबसे छोटा अगर की बात करें, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो लक्षद्वीप। ठीक है, ठीक है, आगे अब देखते हैं, आगे बात करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे अंडमान निकोबार। पहले तो हम बात कर लेते हैं अच्छे से मैप के थ्रू अंडमान निकोबार के बारे में अच्छे से विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे उत्तरी अंडमान। ठीक है, उत्तरी अंडमान के नीचे मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। ठीक है, ये 4 ऐसे आइलैंड हैं अंडमान के। और ये देखिए, फिर निकोबार पे आ जाइए तो कार निकोबार, टोरसा द्वीप, कदचल द्वीप और ग्रेट निकोबार। वैसे देखा जाए तो काफ़ी 300 प्लस आइलैंड है इसमें, लेकिन मानव के रहने के लिए सिर्फ कुछ ही ऐसे आइलैंड हैं जिससे मानव रहते हैं। ठीक है, तो हम उसी कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड के बारे में ही बात करेंगे। तो देखिए, पहला अगर पूछ ले कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल, आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर पूछ ले कोको जल संधि, आप लोग देख रहे हैं कोको जल संधि यहाँ है। अगर पूछ ले कोको जल संधि कहाँ स्थित है, तो म्यांमार देश और अंडमान निकोबार के मध्य में स्थित है। किसके किसके मध्य है, अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एक दक्कन दक्कन पास के बारे में। एक दर्रा है, पास यानी दर्रा, ये कहाँ स्थित है, तो यह है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि दक्कन पास या दक्कन दर्रा कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों, इसी के साथ हम देख लेते हैं कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो आप लोग देखें ना, उत्तरी अंडमान पे सैंडल पीक एक चोटी आप लोग देख रहे होंगे। सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात कर ले दूसरी सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की कौन सी है, तो ग्रेट निकोबार पर आप लोग नीचे देख रहे हैं, ग्रेट एंड थूलिहर चोटी। ठीक है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार पे 2 ज्वालामुखी हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, बैरन द्वीप। ठीक है, और फिर नारकोंडम द्वीप। बैरन द्वीप पे बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम द्वीप पे नारकोंडम ज्वालामुखी। इसके साथ साथ हम बात करें कि अगर ज्वालामुखी कितने टाइप के होते, तो होता है पहला सक्रिय, और दूसरा होता है मृत, और तीसरा होता है हमारा शांत या सुषुप्त। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें जो हमारा बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप पे बैरन ज्वालामुखी यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। बैरन द्वीप कैसा ज्वालामुखी है, तो सक्रिय। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप पे कैसा ज्वालामुखी है, तो शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। और इसके साथ हम देख लेते हैं अंडमान निकोबार कुछ छोटे छोटे आइलैंड भी हैं, जैसे बोस आइलैंड, जैसे सुभाष चंद्र बोस, शहीद और स्वराज द्वीप। ठीक है, इसके कि नाम जल्दी में ही परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है, इसके कुछ नाम अलग थे, दूसरे कुछ थे, इसके नाम बदले गए हैं। बोस हो गया, शहीद हो गया और स्वराज द्वीप हो गया। अब बात करते हैं कुछ ऐसे जलसंधि के बारे में, जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक मलक्का जलसंधि, इसके बारे में बात करेंगे हम। पहले इसके पहले हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे म्यांमार है। ठीक है, फिर थाईलैंड है, फिर उसके बाद कंबोडिया आता है, फिर वियतनाम आता है। ठीक है, लेकिन मेरे पास जगह ना होने के नाते मैं मलेशिया को वियतनाम से टच करा दिया हूँ। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, मलेशिया जो है थाईलैंड से टच करता है। किसके साथ टच करता है, मलेशिया थाईलैंड के साथ। ठीक है, तो आप लोग देखिए मलेशिया, फिर मलेशिया के नीचे सिंगापुर, फिर सिंगापुर के नीचे है ये पूरा, आप लोग देख रहे होंगे, ये इंडोनेशिया आइलैंड है, छोटे छोटे द्वीपों से लेकर बना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक मलक्का जल संधि है। मलक्का जल संधि कहाँ है,
तो सिंगापुर और ये पूरा है इंडोनेशिया, छोटे छोटे आइलैंडों से मिलकर बना है इंडोनेशिया। तो मलक्का जो संधि है वो सिंगापुर को और इंडोनेशिया को अलग करता है, जोड़ता किसको है, तो बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है और सिंगापुर और इंडोनेशिया को अलग करता है। ठीक है, उसी के साथ हम एक और जल संधि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि कहाँ है, तो इंडोनेशिया में ही स्थित है। तो ये एक इंडोनेशिया में एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप और एक द्वीप है जावा द्वीप। तो सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को कौन सी संधि अलग करती है, तो सुंडा जल संधि अलग करती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह हम बात कर लिए पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में अच्छे से। दोस्तों अंडमान निकोबार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दूसरा बिंदु, अंडमान और निकोबार को म्यांमार से कोको जल संधि अलग करता है। कोको जल संधि किसको अलग करता है, अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। ठीक है, अगला देखें नेक्स्ट पॉइंट, आप लोग से बात किए थे एक दक्कन पास यानी दक्कन दर्रा के बारे में बात किए थे। तो यह लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। किसके किसके मध्य स्थित है, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य। अगला पॉइंट, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी तो सैंडल पीक है। हम आपसे बात किए थे ना, सैंडल पीक, ये किस अंडमान पे है, तो ये उत्तरी अंडमान पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की तो धुलिहर चोटी, ये कहाँ है भाई, तो ये ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो कुछ ज्वालामुखी के बारे में भी अंडमान निकोबार में बात किए थे। तो देखिए पहला हो गया बैरन द्वीप पे बैरन ज्वालामुखी जो कि सक्रिय है, और नारकोंडम द्वीप पे नारकोंडम ज्वालामुखी जिस पे सुषुप्त ज्वालामुखी जो। ठीक है, ओके, आगे देख लेते हैं। दोस्तों अंडमान निकोबार पे कुछ जनजातियां भी रहती हैं, उसको भी देखते हैं हम लोग। तो पहली है शोम्पेन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर ओंग है, जारवा एक नरभक्षी है जो मानव को की हत्या कर देती है। ठीक है, अरे बहुत ही खतरनाक है। वहाँ पे एक पत्रकार भी हाल ही में गए थे, उनको पकड़ लिया गया था, दोबारा वो लौटे ही नहीं अभी तक। ठीक है, स्टेनली हो गए, अंडमान पे अंडमानी जनजाति, निकोबार पे निकोबारी जनजाति। बीडी सावरकर एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो भी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में। पूरे अंडमान निकोबार पे मात्र एक हवाई अड्डा है, वो भी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है, वो किस नाम से, तो बीडी सावरकर जी के नाम से स्थित है। तो बीडी सावरकर की कुछ पुस्तकें हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंस, जिसका हिंदी में कहीं बोले तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और दूसरा हिंदुत्व। ये दो पुस्तक इंपॉर्टेंट है इनकी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस और दूसरा हिंदुत्व। ठीक है, अगला देखते हैं। बीडी सावरकर जी जो थे वो सिल्वर जेल की दीवार पर भारतीय इतिहास लिखा था। मात्र एक ऐसे व्यक्ति थे बीडी सावरकर जी जो जेल की दीवारों पर भारतीय इतिहास को लिखा था। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर पूछ ले अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ है, तो कलकत्ता में है। कहाँ पे है, कलकत्ता में स्थित है। अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट, जीव अभ्यारण्य, इसके बारे में कुछ अंडमान निकोबार और जीव अभ्यारण्य उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है साउथ बटन अभ्यारण्य भारत का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। पूरे भारत का सबसे छोटा अभ्यारण्य पूछ ले तो कौन सा है, तो साउथ बटन, वो भी कहाँ है, अंडमान निकोबार में। दूसरा महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा रानी लक्ष्मीबाई अभ्यारण्य। कुछ ये तीन इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य अंडमान निकोबार के। ठीक है, आगे फिर देखते हैं। सबसे बड़ा द्वीप पूछ ले अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप, तो पहला हो जाएगा मध्य अंडमान, फिर उससे हल्का सा छोटा उत्तरी अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर ग्रेटर निकोबार। सबसे बड़ा मध्य है, फिर उत्तरी अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर ग्रेट निकोबार। ये चारों आइलैंड के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सबसे छोटा द्वीप है। अब हम बात करने वाले हैं लक्षद्वीप को। जैसे अंडमान निकोबार की बात की, ऐसे हम लक्षद्वीप के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में, अच्छे से मैप को समझते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये पूरा मिनिकाय को लेकर के ये पूरा हमारा लक्षद्वीप है। ठीक है, इसको समझते हैं। तो आप लोग देखोगे लक्षद्वीप में एक द्वीप है सुहेली द्वीप, फिर अंड्रोथ द्वीप, फिर चेरी बनियान द्वीप, फिर कौरत्ती द्वीप, फिर पिरत्तन द्वीप। ठीक है, और एक है मिनिकाय द्वीप।
क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ठीक है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सी चैनल अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल। अगर पूछ रहे हैं मालदीव को मिनिकॉय से कौन सा चैनल अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि चैनल को लेकर के, कि चैनल किसके किसके बीच स्थित है। तो 9 डिग्री किसके किसके बीच है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के, और 8 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है, तो मालदीव और मिनिकॉय के। और हम अंडमान निकोबार में भी एक चैनल की बात किए थे 10 डिग्री चैनल, वो किसके किसके बीच है, तो अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित था। ठीक है आप लोग के। अब देखते हैं आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों लक्षद्वीप के बारे में भी कुछ बिंदु हैं, इसको भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। दूसरा पॉइंट, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। हम आप लोग से बताए थे 36 है, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जिस पे रहने योग्य हैं। तीसरा, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो कवरत्ती है। आप लोग वहाँ कवरत्ती द्वीप भी देखे थे मैप में। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ा द्वीप पूछे लक्षद्वीप का तो कौन सा है, अनड्रोथ। इसको आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है अनड्रोथ द्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट, पिरत्तन द्वीप। पिरत्तन द्वीप एक द्वीप था जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रवास पक्षियाँ होती हैं यहाँ पे आते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर यहाँ पूछे लक्षद्वीप की भाषा क्या है, तो है मलयालम। ओके, अगला नेक्स्ट पॉइंट, लक्षद्वीप के हाई कोर्ट। लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहाँ है, केरल के एर्नाकुलम में है। कहाँ है, लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है कहाँ है, केरल के एर्नाकुलम में है। और हम बात किए थे अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ है, तो वो था हम लोग का कोलकाता में। कहाँ था, कोलकाता में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, नदी। अगर पूछे लक्षद्वीप की नदी के बारे में तो हो जाएगा एकमात्र नदी है जो मानो। अब वही कोई एग्जाम में ऐसा एग्जाम पूछा नहीं गया नदी के बारे में, लेकिन आप लोग नॉलेज के लिए जाने रहिए कि एकमात्र नदी है मानो जो कि लक्षद्वीप में है। और उसकी जनजातियों के बारे में बात करें कि लक्षद्वीप की जनजातियाँ क्या, तो वासी जनजाति। अब यहाँ पे हम एक बार चैनल को अच्छे से समझ लेते हैं। 10 डिग्री चैनल पूछे तो किसके किसके बीच है, अंडमान और निकोबार। और 9 डिग्री चैनल पूछे तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। 8 डिग्री चैनल पूछेगा तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। इसको हम लोग को याद करने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं, लक्षद्वीप और अरावली पर्वत का ही भाग है। आप लोग वेगनर महोदय का सिद्धांत पढ़े होंगे तो आप उसमें देखेंगे महाद्वीपीय सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि जो पहले लक्षद्वीप था ना, वो पहले इधर हिंद महासागर अरब सागर की तरफ भी था। इसका विस्तार धीरे धीरे ये जो पर्वत है धीरे धीरे ये उत्तर की तरफ खसक रहा है, ऐसा उनका कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ इसके अंश अरावली पर्वत जो है लक्षद्वीप अरब सागर में यानी लक्षद्वीप में भी पाए गए हैं। तो वही कहा जाता है कि लक्षद्वीप अरावली पर्वत का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट, अंडमान निकोबार म्यांमार में स्थित है, अराकानयोमा पर्वत का भाग है। अब हम बात करूँ अराकानयोमा। अराकानयोमा हिमालय ही है, लेकिन म्यांमार में हिमालय को अराकानयोमा के नाम से जाना जाता है। जैसे हम आप लोग को लक्षद्वीप का बताएं कि अरावली, लक्षद्वीप में अरावली पर्वत का ही भाग है लक्षद्वीप, उसी तरह अंडमान निकोबार भी हिमालय का ही भाग है। ठीक है, अगला पॉइंट, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है। प्रवाल भित्ति आप लोग जान रहे होंगे आई होप, ये मूंगा जीव होते हैं, जो मूंगा जीव होते हैं उनसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है श्रीलंका। श्रीलंका भी हमको मैप हम किस माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका का नाम देख लेते। श्रीलंका का जो नाम था सबसे पहले 1972 से पहले सिलोन था। 9272 से पहले क्या था, सिलोन। और 9270 में फिर इसका क्या नाम बदल के क्या हो गया, श्रीलंका। इसका कुछ और नाम है, सिंघल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व का मोती। उपनाम में ये सब नाम पूछे जाते हैं, सिंघल द्वीप और पूर्व का मोती जो ज़्यादा ही पूछा जाता है। पूर्व का मोती किसे कहते हैं, तो श्रीलंका को ही जाना जाता है पूर्व के मोती के नाम से। अब देखते हैं श्रीलंका के मैप को, सबको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे श्रीलंका यहाँ पे स्थित है। अगर हम बात करें, यह है भारत और यह है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है, तो ये आप लोग देख रहे होंगे, ये पाक जल संधि। कौन सी जल संधि स्थित है, पाक जल संधि। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था। अभी हाल ही में यूपीपी का 2024 यूपीपी के एग्ज़ाम में 17 तारीख को जिसका भी पेपर रहा होगा, 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब हम बात यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक द्वीप होगा पबन द्वीप।
पब्बन एक द्वीप है जिस पर एक आदम पुल है। आप लोग रामेश्वरम गए होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक रेलवे पटरी गई है भाई, कोई सपोर्ट ही नहीं है अगल बगल, बहुत ही खतरनाक ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, तो ये पब्बन द्वीप है जिस पे आदम पुल बना हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे खाड़ी है, ये एक खाड़ी है, यानी खाड़ी नंबर 1, खाड़ी नंबर 2, दो खाड़ियाँ हैं यहाँ पे। ठीक है, और खाड़ी कहते किसे, खाड़ी उसे कहते हैं ऐसा जलीय भाग जो स्थल से तीनों तरफ से घिरा हो। ठीक है, मतलब जल के इधर भी स्थल, इधर भी स्थल और इधर भी स्थल, तीनों तरफ से स्थल हो। ठीक है, अब समझते हैं। एक खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी और दूसरी खाड़ी का जो नाम है वो है पाल की खाड़ी। ठीक है, और याद रखना एक नदी आती है जो कि पाल के खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, उस नदी का क्या नाम है, वैगई नदी। ठीक है, वैगई नदी के किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है मदुरई शहर, बहुत ही फेमस है। मदुरई शहर में एक टेम्पल है, वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है मीनाक्षी टेम्पल। कौन सा टेम्पल है, मीनाक्षी। ठीक है दोस्तों, अच्छे से हम समझ लिए इसके मैप के बारे में, श्रीलंका के बारे में समझ लिए। अब जैसे हम पहले हम मैप को समझे हैं, इसके बाद उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी समझ लिए हैं। ठीक है, अब हम इसी तरह श्रीलंका के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको भी समझ लेते हैं ताकि हमको ज़्यादा समझ में आए। ये पहला बिंदु देखते हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि स्थित है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग से मैंने बताया पाक जल संधि किसके किसके बीच स्थित है, तो भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच। अगला पॉइंट, पाल्क की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को पाक जल संधि कहते हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि कौन सी जल संधि जो पाल्क जल संधि और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है, तो पाक जल संधि। पाक जल संधि किस किसको जोड़ती है, पाल्क की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। जैसे पार्ट 1 में हम कर्क रेखा के बारे में तो बात कर दिए, लेकिन इसमें और हम विस्तार पूर्वक अच्छे से आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, टेट हमने लिखा भी है, टेट में ये क्वेश्चन आया था, पूछा था 23.5 डिग्री नॉर्थ को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, 23.5 डिग्री नॉर्थ, एन फॉर नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, उसको कर्क रेखा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह का क्वेश्चन टेट में पूछा गया है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये कल हम आपसे बात किए थे पार्ट 1 में। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, चलिए उसके बारे में हम समझ लेते हैं। पश्चिम से पूर्व, इसका क्रम ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ कौन सा क्या है, तो इसका पश्चिम से पूर्व क्रम जो है, पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। या दोस्तों, कर्क रेखा से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए बांग्लादेश के बाद भारत के किस राज्य में कर्क रेखा जाती है। तो याद है ना, बांग्लादेश के बाद कौन सा राज्य आता है, त्रिपुरा। ये भी ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश के बाद भारत के किस राज्य में कर्क रेखा गुजरती है, तो त्रिपुरा राज्य में, बांग्लादेश के बाद। ठीक है, मिजोरम में भी जाती है। याद रखिएगा, कभी कन्फ्यूज़न में अगर आप रहे होंगे तो इसको ध्यान रखिएगा, यूपी से बिल्कुल नहीं जाती है, कर्क रेखा यूपी से बिल्कुल नहीं गुजरती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, कर्क रेखा के आसपास स्थित महत्वपूर्ण शहर। ये क्वेश्चन थोड़ा और डीप पूछ लेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो कर्क रेखा, ये कर्क रेखा गया हुआ है, इस पर देख लेते हैं कि कर्क रेखा के उत्तर में और दक्षिण में कौन से शहर हैं जो स्थित हैं। देखिए, पहले तो हम गुजरात के बारे में बात लेते हैं। गुजरात का गांधीनगर, अहमदाबाद और सूरत शहर, ये कहाँ है, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अब हम बात करते हैं जयपुर। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर, जो कि उत्तर में पड़ता है कर्क रेखा के। अगला है ग्वालियर, मध्य प्रदेश का एक शहर है ग्वालियर, जो कि उत्तर में पड़ता है कर्क रेखा के। फिर मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर, जो कि दक्षिण में पड़ता है कर्क रेखा के। फिर मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, ये भी दक्षिण में पड़ता है कर्क रेखा के। और मात्र एक ऐसा राज्य जिसकी कैपिटल रांची, जो कि कर्क रेखा पर स्थित है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखें छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, जो कि दक्षिण में स्थित है कर्क रेखा की। फिर त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, जो कि उत्तर में है कर्क रेखा की।
पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता, ये कहाँ स्थित है? तो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। फिर आ जाइए मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल, आइजोल भी उत्तर में ही कर्क रेखा के स्थित है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा के कौन सा शहर उत्तर में स्थित है और कौन दक्षिण में स्थित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रांची, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एकमात्र ऐसा राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा 24 डिग्री अक्षांश रेखा। 24 डिग्री अक्षांश रेखा को सरकरी विवाद के भी नाम से जानते हैं। तो पहले हम आप लोग को समझा देते हैं 24 डिग्री अक्षांश रेखा है कहाँ। ये जो लाइन गई है 24 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे जो ऐसे ऐसे कटा हुआ ढेर सारा है, ये एक ज्वार से निर्मित एक, जैसे ज्वार की तरह से एक क्रीक निर्माण हो जाता है, क्रीक ऐसे पतला सा रास्ता, ठीक है। तो इस तरह से ढेर सारे इधर क्रीक का निर्माण हुआ है, तो इसी क्रीक शब्द से इसको सरक्रीक नाम दे दिया गया है, जो कि यह एक पूरा दलदलीय भाग है। इस रेखा पर जो भी है ये पूरा दलदलीय भाग है। ये कुल लगभग 60 किलोमीटर को लेकर विवाद है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान कह रहा है ये भाग हमारा है और भारत कह रहा नहीं ये हमारा है, तो इसके बीच ये विवाद बना हुआ है, सरकरी विवाद, ठीक है। तो कुल 60 किलोमीटर का ही लोचा है और इसको लेकर विवाद चला आ रहा है, अभी तक ये सुलझा नहीं है। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य सरकरी विवाद संबंधित है। 24 डिग्री अक्षांश रेखा को विवाद भी कहते हैं। 24 डिग्री अक्षांश रेखा को 24 डिग्री अक्षांश रेखा का विवाद भी कहते हैं, इसको सरकरी विवाद भी कहा जाता है। कुछ फैक्ट्स हैं, इसको समझ लेते हैं, भारत के कुछ फैक्ट्स। तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, कितना है? 15,200। स्थलीय सीमा पूछेगा तो 15,200। मुख्य तटीय सीमा भारत की तो 6100 किलोमीटर। कुल तटीय सीमा अगर उसमें मुख्य तट को मिला लिया जाए और द्वीपीय तट को भी मिला दिया जाए तो 7516 किलोमीटर, ठीक है। भारत की कुल सीमा पूछ ले, उसमें स्थलीय को भी मिला लिए जलीय को भी मिला लिया जाए तो 15,200 भी और 7516, अगर इसको ऐड करेंगे तो 22,716 किलोमीटर कुल हो जाएगा। अगर भारत की कुल सीमा देखा जाए जलीय को भी मिला के और स्थलीय को मिला के तो 22,716 किलोमीटर आता है। अगर भारत की केवल द्वीपीय पूछे, ठीक है, तो भारत की द्वीपीय हो जाएगा, जानते हैं, कुल तटीय सीमा में से मुख्य तट को निकाल दिया जाए तो कुल हमारा द्वीपीय के निकल जाएगा, तो कुल द्वीपीय हो जाता है 1416। कितना? 1416 किलोमीटर सिर्फ द्वीपीय। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से तो पूछा बहुत कम जाता है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें भारत के क्षेत्रफल के बारे में तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। हम इसको मिलियन में भी लिखें, अगर पूछ लें मिलियन में कितना होता है तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसको आप समझ लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 32 लाख, ठीक है, 32 कितना हो जाएगा? 30 + 2, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि 10 लाख इक्वल टू होता है 1 मिलियन, ठीक है। 10 लाख इक्वल टू कितना मिलियन? 1 मिलियन। तो यहाँ पे कितना लाख है? 30 लाख, यानी 3 मिलियन। तो आप लोगों ने 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। इसको ध्यान रखिएगा, किसी में पॉइंट में लोग कन्फ्यूज़न हो जाता है। दोस्तों ये है उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, अच्छासे देशांतरीय विस्तार क्या है, इसको भी एक बार और फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं आप लोग को। तो देख लीजिए, अगर पूछे इसके अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, ये हमारा है अक्षांशीय विस्तार, ओके। अगर बात करें देशांतरीय विस्तार तो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये हमारा देशांतरीय विस्तार है, ये हमारा देशांतरीय विस्तार है, और ये हमारा अक्षांशीय विस्तार। अगर हम बात करें भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है तो किविथु, क्या है? किविथु या वालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में किविथु वालांगू, जो कि सबसे पूर्वी बिंदु है। अगर बात करें सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी गौर माता या गौर माता, जो कि गुजरात राज्य में है, ओके। अगर पूछ ले सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे केमोरिन या कन्याकुमारी, दक्षिणी पूछेगा तो केमोरिन या कन्याकुमारी हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेगा दक्षिणतम पॉइंट क्या है तो ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है, ठीक है।
अगर हम बात करें उत्तर के, उत्तरी बिंदु क्या है तो इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तरी बिंदु, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और इसका अक्षांशीय विस्तार अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला पूछे भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है, तो उत्तरी पूर्वी में स्थित है। ओके, ये रहा दोस्तों हम लोग का पार्ट 2 में जो भी हम लोग पढ़े। आज हम लोग का ख़त्म हो गया भारत का सामान्य परिचय, जो टॉपिक था वो आज समाप्त हुआ। अब हम कल से पढ़ेंगे आप लोग को भारत का भौतिक भूगोल, उसमें पढ़ेंगे पर्वत नदी के बारे में, अच्छे से पढ़ेंगे उसमें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर से हम आप लोग से कह रहे हैं, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी के पास नोटिफिकेशन वीडियो हमारी पहुंचती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग को कल एक नए टॉपिक के साथ। तो डियर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को जय हिंद।